हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण भारत का इतिहास एक नज़र में। क्या एक नज़र में पूरे भारत का इतिहास कवर करना पॉसिबल है? तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम सिर्फ छोटे छोटे इवेंट्स को इग्नोर करके सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स पे नज़र डालें, बड़े बड़े इवेंट्स पे नज़र डालें और बड़े बड़े जो राजवंश हुए हैं या फिर जो प्रमुख राजवंश हुए हैं सिर्फ उसी को कवर करें और पूरा डिटेल में न जाते हुए सिर्फ एक ओवरव्यू की दृष्टि से, ओवरव्यू मतलब एक सारांश, एक समरी की दृष्टि से देखें, तो ये करना बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें हम एंसेंट से लेकर के मिडिवल से लेकर के मॉडर्न तक सारा कवर करेंगे। ठीक है। ये किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? तो जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई नया स्टूडेंट जो अभी कंपटीशन की तैयारी में आया है और पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहा है, पहली बार इतिहास पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, वो लोग जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी वालों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा, जो कि पूरा अपना कमांड रख रहे हैं हिस्ट्री पे, सिर्फ जिसको रिवीजन करना है कि किसके बाद क्या आया, कैसे आया, ये सब जानना है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हिस्ट्री में क्या है कि डेट्स, नाम इतने ज़्यादा है ना कि आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो थोड़ा इसको रिलेट करके एक के बाद एक कैसे हुआ होगा ये सब जान करके अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए इतिहास बहुत आसान हो जाएगा, एकदम स्टोरी की तरह फ्लो होगा। जैसे मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में, हालांकि 1 घंटे की वीडियो है तो उतना फ्लो तो शायद ना हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक फ़्लो बना दूँ। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जनरल जो नॉलेज है, जनरल जानकारी है, वो मैं बता दूं आपको कि हम पूरे जो इसको पढ़ेंगे उसमें भारत में टोटल 4 कैलेंडर का प्रचलन है: विक्रम, शक, ग्रेगरी और इस्लामिक। ग्रेगरी या फिर जूलियन कैलेंडर भी इसको बोलते हैं। इस जैसे हम लोग जो बोलते हैं 2022, 2023, ये जो है अपना ग्रेगरी के हिसाब से है, या फिर इसको जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश साइड, यूरोपियन साइड का है और बोल सकते हैं वेस्ट का है। अपना जो है विक्रम संवत, शक संवत, इस्लामिक जो है, इस्लामिक कैलेंडर भी इंडिया में चलता है जिसको हिजरी संवत भी बोलते हैं। तो इन सब को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा इतिहास लिखा गया है वो जनरली इसके हिसाब से लिखा गया है। हर जगह आपको BC, AD ये सब देखने को मिलता है, इसलिए हम ग्रेगरी कैलेंडर को फॉलो करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब इसको हम फॉलो करेंगे तो 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है। एक होता है BC और एक होता है AD। तो देखिए, इंग्लिश कैलेंडर जो है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि ईसा मसीह मतलब जो उन क्या बोलते हैं, अपना चर्च होते हैं, चर्च में जिसकी पूजा करते हैं, बेसिकली क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह की पूजा करते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये समझिए कि वो लोग ईसा मसीह की पूजा करते हैं और उनके जन्म से ही वो एक कैलेंडर बनाए हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको 0 ईस्वी मान करके उसके बाद वाले हिस्से को उन्होंने ईस्वी बोला और उससे पहले वाले हिस्से को ईसा पूर्व बोला। ठीक है। जैसे अभी हम लोग किस में जी रहे हैं, 2022 ईस्वी में जी रहे हैं। ठीक है। और उस 2022 से नीचे जाते जाए तो 1500, 1000, 500, कभी तो 0 आएगा। तो जहाँ पे ये 0 आएगा वहीं पे ईसा मसीह का जन्म है और उससे पहले को हम लोग ईसा पूर्व, जैसे ईसा के जन्म से पूर्व तो ईसा पूर्व बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि अब अध्ययन में सुविधा की दृष्टि के लिए हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इस वीडियो में जो विभक्त मैंने किया है, जिसको मैंने बांटा है, वो ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों से मैच करे, लेकिन मुझे जैसा लगा मैंने वैसे वैसे आपको इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसका कहीं नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ से कहाँ आप प्राचीन मानते हैं, कहाँ से मध्यकालीन मानते हैं, कहाँ से आधुनिक मानते हैं। लेकिन मैंने जो इसमें किया है वो बहुत सोच समझ के किया है और वो शायद वो आपको अच्छा लगे, इसलिए चलिए इसको भी देखते हैं। और मैंने नहीं किया, शायद मैंने भी कहीं से पढ़ के ही किया होगा इसको। मुझे भी अभी इतना याद नहीं कि मैंने कहाँ से देखा था, लेकिन ये भी एक तरह का हो सकता है। तो चलिए, संपूर्ण भारत के इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में क्या क्या देखेंगे? प्राचीन भारत में देखिए, प्राचीन भारत को कब से ले इतिहास ऐसा है कि हमारा भूगोल जो है, जब हम लोग का जन्म हुआ, जन्म, वो ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम चिंपैंजी के डिसेंडेंट हैं, मतलब चिंपैंजी हमारे पूर्वज थे। तो चिंपैंजी से लेकर के अब चिंपैंजी का इतिहास तो नहीं पढ़ना बैठेंगे हम लोग, वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो वो तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसलिए हम लोग पाषाण युग से पढ़ते हैं। पाषाण युग मतलब जब इंसान के अंदर सिविलाइजेशन आया, मतलब जब सिविलाइज होना शुरू हुआ, जब कहीं बसना शुरू हुआ, जब उनमें पढ़ने लायक कोई बात आई। ठीक है। तो हम लोग पाषाण युग से पढ़ते हैं। पाषाण, जब इंसान पत्थर का प्रयोग कर रहे थे,
सिर्फ पत्थर से वो मतलब कुछ भी करते थे तो वो पत्थर का यूज़ करते थे। उसके बाद आया ताम्रपाषाण, जब तांबा का खोज हुआ उन्होंने तांबा का खोज किया, उसके प्रयोग से शिकार विकार करने लगे। उसके बाद कान से हड़प्पा सभ्यता, आप सभी देखे होंगे नेट पे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सिंधु सभ्यता का पिक्चर्स, कितना एडवांस वो सिविलाइजेशन था। उसके बाद आता है वैदिक युग। वैदिक युग में हम बेसिकली ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक युग को हम दो भाग में बांटते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये 1600 ईस्वी से लेकर के ऐसा बोलते हैं 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक चला। तो पहला 500 साल जो है वो ऋग वैदिक काल था, उसके बाद अगला 400 साल उत्तर वैदिक काल था, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद पहला हमने देख लिया पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग। कांस्य मतलब तांबा और पीतल को जो है से मिला करके एक कांसा बनता है, ठीक है। लोगों के पास उस टाइम क्या बोलते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी आ गई थी कि दो मेटल को मिला करके एक तीसरा तीसरा क्या बोल देंगे उसको, मेटलॉइड बना सकते हैं, ठीक है, उपधातु बना सकते हैं ऐसा। तो उसके बाद वैदिक युग में हम लोग ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद महाजनपद काल में क्या करेंगे कि महाजनपद काल में मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसको देखेंगे। उसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल इसको पढ़ेंगे, गुप्त और गुप्तोत्तर काल और वर्धन वंश और उसके बाद का भारत। तो इस इतने को हम लोग देखिए, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे राजा आए गए जिसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेन है, इतने जो है ये सब मेन है, इसको हम लोग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मध्यकालीन, अब कैसे पता चलेगा कि ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत अलग अलग है, कैसे हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया? तो देखिए, मध्यकालीन भारत को मैं दो भाग में बांटता हूँ, एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में मुस्लिम शासन, भारत में जो है मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, इस्लामिक रूल आ गया। और मुस्लिम शासन की जो स्थापना हुई भारत में, तो ये जो है बेसिकली 1206 से 1707, उसके बाद भी चला था, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुस्लिम शासक की स्थापना तो भले ही उत्तर मध्यकाल में हुई, लेकिन उसका शुरुआत जो है पूर्व मध्यकाल में ही शुरू हो गया था। पूर्व मध्यकाल में ही बेसिकली इस्लामिक इन्वेजन, मतलब मुस्लिम आक्रांता आक्रमण करने लगे भारत में, तो उसको हम लोग एक मध्यकाल का शुरुआत मानते हैं। तो बेसिकली इसको बोलेंगे मतलब इमेच्योर मतलब मध्यकाल, और इसको बोलेंगे पूरी तरह से जो मैच्योर है, जब लोग राज करने लगे हमारे भारत में, मुस्लिम लोग राज करने लगे। और उसको भी हमने दो भाग में बांटा है कि एक तो हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष, इसको इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली आप ये समझिए कि प्राचीन भारत को हमने 8 ये हिस्सों में बांटा है, मध्यकालीन को हमने 2 इस हिस्सा में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक भारत को हम लोग 3 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो मुगल काल था, जब औरंगजेब मरा तो उसके बाद कैसे कैसे मुगल शासक जो है कमज़ोर पड़ने लगा। आखिरी मुगल शासक 1857 तक राज किया है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सीमित राज था, सिर्फ दिल्ली के एक एक किले में वो राज करते थे, ऐसा कोई उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। तो सिर्फ हम यहीं तक मुगल काल को देखते हैं, क्योंकि मजबूत शासक जो 6 मजबूत शासक थे यहीं तक थे। उसके बाद के जो शासक, उनका प्रभाव ही एकदम ख़त्म हो गया। तो कैसे कैसे कमज़ोर मुगल शासक के हाथ से गद्दी जाने लगी, और उस पर एक एक भाग जाता था, टूटता था, और उस पर जा के अंग्रेज आक्रमण कर लेते थे। ऐसा करके हम लोग कमज़ोर मुगल शासकों के कारण जो है मुगल साम्राज्य का टूटना, दूसरा छोटे साम्राज्यों पर जो है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, तब छोटे छोटे साम्राज्य रहेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटेन की थी, बेसिकली की यूके की, आजकल की ब्रिटिश बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक छोटे छोटे साम्राज्य पे कब्जा कर करके पूरे देश पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे। और तीसरा जो है हम देखेंगे कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके सीधा अंग्रेज का शासन हो जाता है अपने देश में, और धीरे धीरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ जो है पूरे इंग्लिश रूल को हम लोग हटा देते हैं, अंग्रेजी शासन को हटा देते हैं। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, पूरा मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में क्या देखते हैं कि ये पिक्चर्स आपने देखे होंगे, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जो है, होमो सेपियंस, अभी हमारा जो कैटेगरी होमो सेपियंस है उससे पहले होमो इरेक्टस था, और इस सब का जो है बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ऐसे आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग पहले इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन को जो है हम लोग इतना डिटेल्स में इसमें नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम एक होमो सेपियंस के फॉर्म में आ गए, तब हमने क्या किया कि शिकार करना शुरू किया। अभी भी हमें कपड़े वपड़े पहनने की इतना आइडिया नहीं था, ठीक है, हम सिविलाइज नहीं थे उस टाइम, बेसिकली एक जानवर से ही इंसान बन के आए थे,
थ्योरी तो यही कहता है, मैं जो भी, मेरी बातों को मत मानिएगा, मैं जो थ्योरी कहता है मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये कोई मेरा अपना मत नहीं है। तो हम लोग एक जानवर से इंसान बन के आए हैं, उसके बाद जो है सिविलाइज होने के लिए पहले हमने ये शिकार करना शुरू किया। उसके बाद हंटर गैदरस फेज आया, जब बहुत सारे शिकारी एक साथ शिकार करने लगे। उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई, छोटी छोटी झोपड़ियों में बना करके रहने लगे, लेकिन अभी थोड़ा सिविलाइज तरीके से रहने लगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता में एकदम एक डेवलप, एक सिविलाइज सोसाइटी देखने को मिलता है, और मतलब पूरा नगर निर्माण की जो कला है, जो पद्धति है, वो सब एकदम डेवलप सोसाइटी की तरह दिखता है। उसके बाद वापस से हम देखते हैं कि लोग फिर से झोपड़ियों में रहना स्टार्ट कर देते हैं वैदिक काल में, जबकि ये पहले हम लोग एक नगरीय व्यवस्था में रह के फिर से गांव वाली व्यवस्था में आ जाते हैं, एक छोटी बेसिकली प्राचीन व्यवस्था में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा देखने को मिलता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर पहला इतिहास में जो मैंने प्राचीन इतिहास का बताया, उसके पहले भाग की बात करें तो पाषाण युग। पाषाण युग मतलब पत्थर का युग, इसमें लोग ना पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। देखिए, ये इतना लंबा टाइम फेज है ना कि इसको तीन भाग में बांटना पड़ रहा है हमको। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप एक ही मान के चलिए, उसको दोबारा जब वीडियो देखिएगा उस टाइम आप पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। और मैं ये भी बता दूं कि इस पूरा पाषाण में भी तीन भाग है: ऊपरी, निम्न और मध्य। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ पाषाण समझिए कि पहला, सबसे पहला स्टोन एज आया, जिसमें लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। पाषाण युग आया, जिसमें एक पूरा पाषाण था, जिसमें आधुनिक मानव जो हम होमोसेपियंस जो है उसके शुरुआत से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक हम बोलेंगे कि चलो पूरा पाषाण था, जिसमें लोगों को इतना, एक सेकेंड, लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि कैसे शिकार करना है, या फिर शिकार करने का तो आइडिया होता तभी तो जिंदा थे, लेकिन उनको एक बस्ती बसाना या फिर खेती करना इस सब का आइडिया नहीं था। बेसिकली वो शिकार पे जिंदा रहते थे, और मोटे मोटे पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करते थे, फेंक के मारते थे। ऐसा करके वो लोग शिकार करके खाते थे, और वो गुफाओं और पत्थरों की छाँव में रहते थे। ठीक है, भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। ठीक है, शिकार करके जीवन जीते थे। और इसको हम तीन भाग में बांटते हैं, क्योंकि इसको हम, इस बात को मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो यही समझिए कि पत्थर वाले युग को हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण में लोग बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, वो मतलब गुफाओं और पत्थरों की छाँव में रहते थे, शिकार करते थे। ठीक है, मोटे मोटे पत्थरों से बने हथियार से का प्रयोग करके जो है वो लोग शिकार करते थे और खाते थे। और आधुनिक मानव की जब से शुरुआत हुई 10,000 ईसा पूर्व तक हम उसमें रखेंगे। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक को हम रखेंगे मध्य पाषाण में, जिसमें ये बेसिकली पूरा पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण में एकदम हमें एक सेटलमेंट देखने को मिलता है, लोग एक साथ रहने लगे हैं, उनको थोड़ी बहुत खेती बाड़ी आने लगी है, और वो अच्छे से घर बना करके एक बस्ती की तरह रह रहे हैं। तो ये हुआ नवपाषाण में। तो ये उसके बीच का जो है, बीच का फेज है, मतलब एकदम पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है, और पूरी तरह से जो है एक हंटर भी नहीं है, मतलब शिकारी भी नहीं है, घुमंतू भी नहीं है। तो उस, ये दोनों के बीच का फेज है। इसमें लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, भोजन एकत्र करना जानते थे। ठीक है, और झोपड़ी जो उनका होता था पूरा अंडाकार होता था, उनको प्रॉपर झोपड़ी बनाने नहीं आता था। और बर्तन बनाना, गुफाओं की, मतलब गुफा जो होता ना, गुफा में जब वो सेटल होते थे तो वहाँ पे कुछ चित्रकारी वगैरह करते थे दीवार पे, गुफाओं की दीवार पे, और बर्तन बनाना उनको आता था। और इस युग के अंत में जो है पशुपालन देखने को मिलता है कि पशुओं को वो पालना शुरू कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद नौपाषाण आता है, जिसमें नदी और जलाशय के किनारे, जाहिर सी बात है कि इंसान को पानी की एकदम सख्त ज़रूरत है, तो वो बसेंगे तो नदियों के किनारे। इसीलिए हमको देखने को पड़ता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जितने भी साइट्स हैं वो सारे लगभग लगभग नदी के किनारे ही है। ठीक है, तो नदियों और जलाशयों के किनारे लोग बसने लगे, और लकड़ियों और मिट्टियों से घर बनाने लगे, और बाद में जो है भोजन जमा करने लगे। और ये सब पशुपालन तो इस पहले ही स्टार्ट हो गया था इसी टाइम में। तो इसी तरह से हम बोलेंगे कि पाषाण युग यही था, जिसको हमने तीन भाग में बांटा: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ठीक है, उसके बाद जाते हैं ताम्रपाषाण में। ठीक है, तो बेसिकली टीन और तांबा को मिला करके इन्होंने एक मिश्र धातु बनाई, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंज। ठीक है, और तभी इसको हम, इस युग को हम अलग ही रख देते हैं कि इन लोग को दो धातु को पिघला करके एक तीसरा मिश्र धातु बनाने की इन लोग को जो है आइडिया हो गया था कि कैसे हम एक तीसरा मिश्र धातु बनाएंगे। इसीलिए हम लोग इस युग को हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं, तांबा युग कहते हैं। ताम्रपाषाण
का मतलब है तांबा और पाश पत्थर का यूज करके जो है एक साथ उपयोग इन लोगों ने किया। अभी हम लोग उसके टूल्स पे ही क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला था पत्थर, क्योंकि पत्थर से वो लोग मारते थे, पाषाण युग, ताम्रपाषाण, तांबा और पत्थर को दोनों एक साथ प्रयोग करने लगे। और ये जो है 6000 ईसा पूर्व में जो है धातुओं को पिघलाने की कला शुरू हुई थी, और वो टीन और कॉपर को मिला करके एक मिश्र धातु बनाते थे, ब्रॉन्ज, जो कि ज़्यादा मजबूत होता था। और इसको जो है मिला करके, इसी का प्रयोग करके वो जो है खेती वेती करने लगे, ज़मीन को उकेरने लगे। और इसका जो हम लोग बोल सकते हैं कि चलो 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये चला है। और इसमें देखिए अपना जो भारत है, तो ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कि यहाँ पे कोई और चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है और इधर जो सेटलमेंट है वो काफ़ी डेवलप है। तो इन लोगों में इतना ज़्यादा रिलेशन भी नहीं था, इधर से उधर लोग जाते भी नहीं थे इस टाइम में, जिसका मतलब टेक्नोलॉजी जो उन लोग के बीच थी वो ट्रांसफ़र हो सके। तो आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अभी कोई और काल चल रहा है। यहाँ पे अभी अभी पाषाण काल ही चल रहा है, यहाँ पे ताम्र पाषाण काल चलने लग रहा है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा जानकारी है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप देखेंगे कि 3500 से 1500 जो मैं बोल रहा हूँ ताम्र पाषाण, तो आपको देखने को मिलेगा ये कि इसमें 3500 से 1700 में अपना सिंधु नदी घाटी भी सभ्यता भी चलने लग रही है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हुआ ताम्र पाषाण। इसके जो साइट्स हैं, हारा संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, सवालदा संस्कृति और प्रभास और रंगपुर संस्कृति, ये सब कहाँ कहाँ बसे हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये जो साइट्स बोल रहा हूँ एक ही जगह। ये जब इसका देखिए हमें हिस्ट्री कैसे पता चलता है, जब हम पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसमें पूरा डिटेल्स उसका निकालती है, कार्बन डेटिंग करती है, उससे हमें पता चलता है कि इसका कितना साल पुराना रहा होगा ये, और क्या क्या इसमें था, क्या डेवलपमेंट थी। तो उस हिसाब से ये जो नाम है वो तो उनको भी नहीं पता होगा कि हमें क्या नाम देंगे ये लोग, लेकिन हमने क्या किया, अभी हमने उसको नाम दी है आयथा संस्कृति, सॉरी हारा संस्कृति, कायथा संस्कृति, ये सब हमने उसको नाम दिया है। और उसका ये सेटलमेंट था, जैसे ये राजस्थान में मिले, ये चंबल नदी घाटी के आसपास मिले, ठीक है। तो अब आते हैं हड़प्पा। पहला हमने देख लिया स्टोन एज, पाषाण युग, उसके बाद ताम्र पाषाण देखना है। अब हड़प्पा देखते हैं। इसमें कांसा, इसको कांस्य युग बोलते हैं, ठीक है, कांस्य युग बोलते हैं। इसमें जो है बेसिकली सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी इसको बोलते हैं। इसका हमने खोज अभी बेसिकली अंग्रेज के टाइम में किया था। और इसमें जो है शहरी प्रणाली थी। इसमें देख रहे हैं इसका जो अभी ये चीज़ अभी पाकिस्तान में अभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो एक जगह है जिसमें काफ़ी डेवलप जगह था। आज के टाइम का जो ईंट है, ईंट बनाने की तरीका, घर बनाने का तरीका, घर में टॉयलेट का होना, नाली का होना, शहर में एक नहाने के लिए बेसिकली बाथटब होना, बाथटब बेसिकली स्विमिंग पूल होना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पूरा डेवलप सोसाइटी था। उसमें ये लोग ये चित्रकारी, मतलब कांसे की मूर्ति बनाना, ये चीज़, ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति बनाना, बेसिकली उनको सील बनाने आ गया था। तो काफ़ी डेवलप ये टाइम था। और ये लोग क्या बोलते हैं इसको, मुर्दों को दफनाने की प्रथा रखते थे। तो इसमें जो है शहरी प्रणाली, खेती और पशुपालन इसका प्रमुख काम था। जानवरों की ये लोग पूजा करते थे, जैसे ये देख रहे हैं हर तरफ जानवर है, यहाँ पे है। और ये बीच में जो है पशुपतिनाथ, पशु जो है बेसिकली ये क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ठीक है, एक ऐसा भगवान जो इन सारे जानवरों का भगवान है, ठीक है। उसके बाद एक शहर का ढांचा जो है, गलियों और गली जो है इनके लंबवत एकदम बनते थे, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आया और ये ऐसे कटा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है शहरी प्रणाली था जिसमें ऐसा सेटलमेंट होता था कि हाँ ये यहाँ पे कुछ घर है, फिर वहाँ पे गली है, फिर ऐसा घर है। तो उनके एकदम 90 डिग्री पे जो है काटते थे गलियाँ एक दूसरे को। और एक घर के अंदर एक कुआं होता था, एक बाथरूम होता था, नाली, जो आज की नालियाँ हम ऐसे खुला हुआ देखते हैं, उस ज़माने की नालियाँ जो है एकदम ढकी हुई होती थी, ठीक है। ऐसे उनकी नालियाँ एकदम ढकी हुई होती थी। छः द्वार से घिरे हुए जो है बरामदा मिलता था, विशाल स्नानागार मिलता था, अन्न कोष, ज़मीन मतलब अन्न रखने के लिए, जो गेहूँ चावल रखने के लिए उनके पास एक अन्न कोष होता था। एक विशाल ऑडिटोरियम, सभागार बोल सकते हैं, एक ऑडिटोरियम होता था जिसमें वो लोग मीटिंग करते थे। तो इतना डेवलप ये जगह होता।
इसके जो है प्रमुख स्थल जो है अफ़गानिस्तान में दो मिलने देखने को मिलता है, सुतकोई और मुंडीकाक। और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़। इंडिया में जो है धोलावीरा, लोथल, राखी गढ़ी, कालीबंगन। ये आप साइट भी देख पा रहे होंगे, ये है राखी गढ़ी, ये है कालीबंगन। ये बेसिकली अपना इंडिया पाकिस्तान के डिवाइडिंग लाइन है। तो कालीबंगन, यहाँ पे धोलावीरा देख रहे हैं, यहीं पे लोथल भी है। और इधर पाकिस्तान में देखें तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब काफ़ी डेवलप जगह था उस ज़माने के लिए, उस ज़माने के हिसाब से। और कहाँ से क्या मिला ये देख सकते हैं, जैसे अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड मिला। स्नानागार मतलब नहाने का जगह। और कांस्य नर्तकी, ये जो कांस्य नर्तकी ये मूर्ति है। और पशुपतिनाथ, ये चीज़ जो है ये हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। जुता हुआ खेत, बेसिकली एक कल्टीवेशन का जो लैंड होता है जिसको हम हल से उसको बराबर करते हैं, जिसमें हम जुताई करते हैं, तो उसको बोलते हैं ये जुते हुए खेत। और नकासी ईंटें, ये हमें कालीबंगन से मिलता है। मिट्टी से बने हल, ये हमें बनमाली से मिलता है। चावल के दाने जो है रंगपुर और लोथल में मिला। और घोड़े के अस्थि पंजर जो है सुतकोई, कालीबंगन और लोथल, इन तीनों जगह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ हड़प्पा संस्कृति। अब हम लोग जाते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल को बेसिकली 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग बोलते हैं। इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग वैदिक, इसमें सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, वह है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किसी चीज़ के मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसे चल रहा था। एक लेमन का ये है, अगर कोई नॉर्मल भी इंसान देखेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करके हमारे पूर्वज या हमारे जिनके हम डिसेंडेंट हैं वो कैसे 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 आगे बढ़े हैं, किन किन कौन कौन सा भारत में फेज आया है। तो ये किसी के लिए भी यूज़फुल होगा। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में रहा, इसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया। इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिर्फ जन्म पे आधारित नहीं थे, ये जो है उनके काम पे आधारित। सपोज करिए एक सोसाइटी में हर इंसान एक ही काम कर रहा है, हर इंसान खेती ही कर रहा है, तो फिर पढ़ने पढ़ाने का काम, समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जन्म आधारित नहीं थे। एक ही मतलब इंसान है जिसका बेटा है क्षत्रिय, उसका बाप है ब्राह्मण, वो खुद शूद्र है, ऐसा हो रहा है बराबर। और वर्ण बदलना होता था, अगर किसी को अपना वर्ण चेंज करना है, बेसिकली एक व्यवसाय, आपको व्यवसाय चेंज करना है तो अपनी वर्ण बदल सकते हैं। और ये लोग गाय में व्यापार करते थे। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम था। और उसमें जो है क्या होता था कि लोग अपना वर्ण बदल पाते थे। और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि 3 अन्य वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वो भी जो है वर्ण जो उनके वर्ण बने और शूद्रों का जीवन स्तर जो है एकदम गिरने लगा। बेसिकली ये जो है ना वर्ण, वो जन्म आधारित हो गए। इसमें अब क्या होने लगा कि जो शूद्र है उसका बेटा शूद्र ही होगा, उसका पूरा पूर्व मतलब आने वाली पीढ़ी जो शूद्र ही होगी। ब्राह्मण के सारे मतलब बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। इस तरह से होने लगा। और उसके वर्ण के अंदर भी अन्य वर्ण बनने लगे। सपोज करो कि तुम ये शूद्र हो, मैं ये शूद्र हूँ, तुम ये ब्राह्मण हो, मैं वो ब्राह्मण हूँ। और गाय के साथ इसमें मुद्राओं का भी प्रचलन बढ़ने लगा। और इसके बाद जो है समाज की स्थिति थोड़ा गिरने लगता है। ठीक है, और जब गिरने इतना लगा कि इन 400 सालों में मतलब एकदम जो शूद्र थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा। और एकदम त्रस्त हो गए थे लोग कि नहीं, शूद्रों का जीवन यापन, उनसे जो है इस तरह का टैक्स लिया जाता था कि तुम टैक्स दोगे तो हम तुमको स्वर्ग में जगह देंगे, ऐसा करके ब्राह्मणों का पूरा अत्याचार बढ़ने लगा। तो इसी समय में जो है 2 लोग निकल के आए, 2 बेसिकली महात्मा निकल के आए, एक महात्मा बुद्ध और एक महावीर स्वामी। ठीक है, इन दोनों ने 2 धर्म की स्थापना करी। इनका धर्म का स्थापना करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि गरीब लोगों को जो सताए हुए हैं उनको मुक्ति देना। तो उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गए थे। और निम्न वर्ग के लोगों को जीवन अत्यंत दयनीय हो गई थी। ठीक है, एकदम उनका जीना बेहाल था। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो है इस व्यवस्था को मानने से मना कर देते हैं। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में मतलब 599 से 500 के बीच में बुद्ध भगवान और जैन भगवान मतलब बेसिकली महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो बुद्ध जी का जो जन्म होता है वो 567 ईसा पूर्व में होता है। इनका नाम सिद्धार्थ होता है। ये एक्चुअली राजकुमार होते हैं। ठीक है, इनको जब किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती तो वो अपना घर छोड़ देते हैं और वो गया में एक बेसिकली वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जब उनको इनलाइटमेंट होता है, बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति होती है,
और वो वहाँ से आकर के सारनाथ जो एक जगह है, अभी बेसिकली ये सारनाथ आप बोल सकते हैं कि बनारस के आसपास है, यूपी में। सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। उनकी जो है जब अब किसी बुद्ध में जब वो बुद्ध भगवान की जो मृत्यु हुई, तो उस प्रोसेस को हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। उस महापरिनिर्वाण में जो है उनका जो है 80 वर्ष की उम्र में हुआ, और वो कुशीनगर में हुआ। तो इसमें तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जन्म 567 ईसा पूर्व में, इनका नाम सिद्धार्थ, गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, और उनका महापरिनिर्वाण जो है, मृत्यु जो है, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और उनके जो आदर्शों को बौद्ध धर्म कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो टाइम था जब लोग बहुत दयनीय स्थिति को देख करके गरीबों का भगवान एकदम पिघल गए, और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और उपदेश दिया लोगों को, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। उसी टाइम एक महावीर स्वामी भी आए, जिन्होंने भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। बेसिकली जैन धर्म जो है वो 24 तीर्थंकर, जैन धर्म में बेसिकली 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनके उपदेशों का संकलन ही जैन धर्म कहलाता है, ठीक है। और इसमें महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 539, देखिए ये 567 में इनका जन्म हुआ, 539 में इनका जन्म हुआ, बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 10-20 साल का डिफरेंस है, ठीक है। महावीर स्वामी जो है 539 में जन्म लिए। उन्होंने कई उपदेश दिए। 72 वर्ष की आयु में उनका देहांत राजगृह के पास हो गया, ठीक है। राजगृह, जिसको राजगीर भी बोलते हैं, बेसिकली इन्होंने 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया राजगृह के पास। ये भी इंपॉर्टेंट है, 72 वर्ष की आयु में और राजगृह में देहांत हुआ 539 ईसा पूर्व। और जैन जो धर्म है वो 24 तीर्थंकरों का बेसिकली उपदेशों का संकलन है, ठीक है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसके बाद देखते हैं कि अब 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है भारत में छोटे छोटे जो है बेसिकली महाजनपद, पहले होता था 20, उसके बाद उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। बेसिकली आज जो हमारा है गांव, पंचायत, उसको बोलते हैं नगर पंचायत ऐसा, और उसको जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। तो उस टाइम देश का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। देश का कॉन्सेप्ट आया अपना जब ये मौर्य आए, और चंद्रगुप्त मौर्य आया, और उनका जो चाणक्य उनके गुरु थे, उन्होंने देखा कि ये भारत जो है पूरा हमारा एक भारत है। उस टाइम उन्होंने इसका जो है कॉन्सेप्ट दिया, तब जा कर के सबको एक किया। तो उस टाइम होता था 20 ग्राम और जनपद, बेसिकली महाजनपद, ऐसे करके बेसिकली ये बढ़ते क्रम में है, गांव, पंचायत और जिला, राज्य, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब अपने आप में तो वो लोग देसी मानते थे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये कंबोज राज्य, गांधार राज्य, कुरु राज्य, पंचाल राज्य। तो जो है देखिए उस टाइम बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में दो जो है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दो पुस्तकें हैं बौद्ध और जैन धर्म की, जिसमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है, कि मतलब ऐसे जो महाजनपद थे वो 16 थे, ठीक है। इन 16 के अपने राजा और राजधानी मतलब सबके राजधानी होते थे, सबके राजा होते थे। और इसमें से कुछ जो है ऐसे राजा थे जो प्रजातांत्रिक रूप से, जिसको लोगों ने चुन के भेजा था राज करने के लिए। तो पहला डेमोक्रेसी या प्रजातांत्रिक का साक्ष्य कहाँ मिलता है? एकदम महाजनपद काल में, महाजनपद काल में, ठीक है। और ये देखिए ये मैप जो है वो 600 इंडिया बीसी का है। ये मगध देख रहे हैं, ये काशी देख रहे हैं, ये मल्ल, विजी, अंग, ये सब इस तरह के हमारे 16 जनपद हुआ करते थे। ऐसा हमें कहाँ से मिलता है? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। इस टाइम में जो है सबसे बड़ी, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल था, वो मगध था। और मगध जो है सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली था। तो हम इसका सिर्फ राजा, राज्य, राजधानी की बात कर लेते हैं, लेकिन जब मगध की बात आती है तो मगध सबसे शक्तिशाली था। इसके लिए हम इसके सब चीज़ की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से राज्य आए, कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से राजवंश आया, इसलिए हम लोग सबसे पहले मगध की बात करते हैं। तो मगध में जो है, मगध का सबसे शक्तिशाली था, और इसकी स्थापना जो है बृहद्रथ नाम के एक व्यक्ति ने की थी, मगध साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही जानिए आप लोग, अब बेसिकली पूरा आप ये ऐसे देख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला राजवंश आया वो था हर्यक राजवंश, ठीक है। हर्यक राजवंश में बेसिकली 3 राजा हुए, बेसिकली बहुत सारे राजा हुए, लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं हमको वो 3 की मिलती है। एक बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, ठीक है। तो बिंबिसार जो है इस हर्यक वंश का संस्थापक था। ये जो है राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, जो आज राजगीर है, बिहार में एक टूरिस्ट प्लेस है राजगीर करके, उसको अपनी राजधानी बनाया, और शादी करके ये साम्राज्य विस्तार किया था।
मतलब जैसे आसपास के जो राज्य थे उनसे विवाह करके जो है अपना साम्राज्य विस्तार की एक रीति अपनाई थी इन्होंने। तो बेसिकली बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसने शादी करके राज्य विस्तार किया और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसका बेटा था अजातशत्रु, इसने अपने पिता का हत्या कर दिया, ठीक है, और वो राजगद्दी पे बैठ गया, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, जो अभी मैंने पिछले ये बताया कि उन्हें इनका 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ, बेसिकली उनका देहांत हुआ। तो उनके देहांत के बाद पहली बौद्ध संगति किसने करवाई थी? बेसिकली अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है। उसके बाद जो है उदयन था, इसका बेटा था, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो बेसिकली इसमें जो भी राजा आता था वो अपने पिता की हत्या करके ही आता था, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है, ठीक है। और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र को बसाया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर्यक वंश जो है 544 से 413 तक चलता है। इसके संस्थापक बिंबिसार होते हैं, अजातशत्रु जो है दूसरा शासक और उदयन इसका आखिरी शासक होता है। क्योंकि उदयन के बाद अब ये आता है शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग इसका संस्थापक होता है। ये वैशाली, पटना से जस्ट, पाटलिपुत्र से जस्ट बगल में एक जगह है जिसको वैशाली बोला जाता है। तो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और अवंती जो है महाजनपद को जीत लिया। अवंती को जो है यहाँ पे देखिए ये मगध है और इसमें अवंती आप देख पा रहे होंगे, ये अवंती महाजनपद को इसने जीत लिया। और कालाशोक इसका जो है इसका डिसेंडेंट था और कालाशोक जो है बेसिकली पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बनाया, ठीक है। जैसे इसने राजगिरी को राजधानी बनाया और इसने पटना शहर बसा करके पाटलिपुत्र शहर बसा के इसको राजधानी बनाया, लेकिन शिशुनाग जो है उसको कहाँ ले गया? वैशाली, लेकिन कालाशोक वापस उसको पाटलिपुत्र ले आया, ठीक है। और जो है इसने दूसरी बौद्ध संगति की आयोजन करवाया था कालाशोक ने, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम 2 वंश देख चुके हैं मगध के टोटल 4 राजवंश आप हम लोग बोल सकते हैं। मौर्य को हम मगध का राजवंश इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि शुरुआत तो इसकी मगध से ही हुई थी, लेकिन बाद में वो पूरे भारत में फैल गया, जो कि हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 राजवंश हुए, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, ठीक है। हर्यक के 3 राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग के 2 राजा, शिशुनाग, कालाशोक। नंद के 2 राजा, महापद्म नंद और धनानंद। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महापद्म नंद जो है इसने एक राट की उपाधि धारण की थी, एक राट, ठीक है। और इसने कलिंग से जिनसेन की मूर्ति ले आया था और कलिंग में इन्होंने सुरंगों और नहरों का निर्माण कराया था। इस वंश का आखिरी शासक धनानंद था। धनानंद सिकंदर का आक्रमण इसी काल में हुआ था और इसी को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो चलिए अब मौर्य को हमने इस पेज में क्यों नहीं लिखा कि मौर्य एक बहुत बड़ा शासन था, उसने पूरे भारत को जीत लिया। ये लोग तो सिर्फ मगध में ही सीमित थे, लेकिन मौर्य पूरे भारत में जो है अपना प्रभाव दिखाया, ठीक है। इसलिए हम लोग मौर्य की बात अगले पेज में करते हैं। चलिए अब मौर्य और मौर्योत्तर का छठा चैप्टर जो हम लोग प्राचीन में पढ़े हैं, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। जब मैंने बोला था तो पाषाण, ताम्रपाषाण, उसके बाद कांस्य, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद जो है सो महाजनपद के बाद अपने सॉरी उसके बाद सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वैदिक काल। उसके बाद जो महाजनपद काल का ही अगला भाग है। महाजनपद में तो देख ही गए। अब उसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर हम लोग देख रहे हैं, छठा हिस्सा, जिसमें मौर्य वंश जो है शुरुआत तो मगध से हुआ था, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। शुरुआत इसकी मगध से हुई थी, धीरे धीरे इसने पूरा जो है आधा भारत जीत लिया, धीरे धीरे इसने पूरे भारत जीत लिया, साउथ का थोड़ा सा पार्ट और कलिंग वाला पार्ट बच गया। और एक टाइम तो ऐसा आया कि पूरे भारत को इसने जीत लिया। उसके अशोक जो था उसने पूरे भारत पे अपना एकाधिकार कर लिया। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक जाता है, ठीक है, अशोक ने। और अशोक को बाद में मतलब शांति के विचारों पे चलने लगा, इसलिए वो पूरे भारत को जीतने का सपना अपना, मतलब पूरे आसपास के चीज़ों को जीतने का जो है अपना सपना उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने पूरा नहीं किया। तो बेसिकली चाणक्य की सहायता से जो है नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद की थी उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और इतिहास का पहला बड़ा साम्राज्य बना। इतने बड़े भूभाग पे जो है राज्य करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था और मौर्य शासन पहला शासन था, बराबर। उसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इसने राज किया था। वो जैन धर्म से प्रभावित थे
और सेल्यूकस निकेटर्स को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह किया था। और मेगास्थनीज जो था इतिहासकार, ये इसके दरबार में आया था। देखिए, मौर्य, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना लिखना सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ओवरव्यू है, बेसिकली ये एक सारांश है, इसलिए आपको सिर्फ इतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 322 ईस्वी ईसा पूर्व में ये आए, 298 ईसा पूर्व में ये जो है चले गए। और आए और चले गए का मतलब राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि जन्म हुआ, ठीक है। वो जैन धर्म से प्रभावित थे। उसके बाद इनके बेटा जो थे बिंदुसार, वो 298 से 273 ईसा पूर्व तक राज किए थे, ठीक है। इनका अमित्रघात और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इनके पुत्र अशोक, अशोक भारत का महान सम्राट कहा जाता है, सम्राट अशोक, कभी इसको राजा अशोक ये नहीं कहा गया, सम्राट अशोक, क्योंकि इनका जो है ना पूरे भूभाग पे निर्विकार, क्या बोल सकते हैं इसको कि बिना किसी अंकुश के निरंकुश शासन था इसका पूरे भारत में, ठीक है। तो 273 से लेकर के 232 ईस्वी तक इन्होंने कुल 40-41 साल राज किया था भारत पे। और ऐसा बोला जाता है कि कहाँ तक सत्य है ये, कोई कोई बोलता है कि हाँ ऐसा हुआ था, कहीं कहीं लिखा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या करके जो है आ, इस गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। और इनको वास्तविक इनका राज ये जो है राज तिलक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 साल तक इनको ये गद्दी हथियाने में लग गया था, ठीक है। तो उसके बाद 261 ईसा पूर्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पे आक्रमण किया था। और भीषण हिंसा देख करके जो है इनका दिल पसीज गया, और हुपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हुपगुप्त, ठीक है। और पाटलिपुत्र में इन्होंने 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति किसने करवाई? अजातशत्रु ने, दूसरी कालाशोक ने। ये तीसरी बौद्ध संगति कौन करवा रहे हैं? अशोक करवा रहे हैं, ठीक है। और जगह जगह अशोक स्तंभ, शिलालेख, आज भी आप सारनाथ में जाएंगे तो आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। सारनाथ मतलब वही जगह जहाँ पे अभी बनारस के जस्ट बगल में वो जगह है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको, भगवान ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो सारनाथ में अभी भी आप जाएंगे तो आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, और वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने करवाई थी, और जगह जगह स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण कराया। अशोक स्तंभ और अशोक चक्र इसी से संबंधित है। हमारे जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, और जो चार मुखी सिर वाले, जो अपने 4 शेर वाला बेसिकली अपना नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक है। या फिर अशोक चक्र जो हमारे बेसिकली 24 तीलियों से संबंधित है, और वो हमारे जो राष्ट्र ध्वज पे जो हमारा अशोक चक्र है वो इसी राजा से और इसी चीज़ से संबंधित है। और इस वंश का आखिरी शासक जो था उदयन था, ठीक है। अभी हम मौर्य और मौर्योत्तर पढ़ रहे हैं, तो मौर्य का कैसे विकास हुआ ये तो हमने देख लिया, मौर्य का कैसे राज हुआ वो भी देख लिया। लेकिन अभी मौर्य और मौर्योत्तर में मौर्य के बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो जब आप मौर्य के बाद का शासन देखेंगे ना, तो जैसे ये जब अशोक मरते हैं, जब अशोक की देहांत होता है, अशोक का देहांत होता है, तो जैसे उनका देहांत होता है तो दक्षिण वाला हिस्सा जो है इनसे अलग हो जाता है, और इसमें सातवाहन वंश का उदय होता है। जो सपोज करिए हमारा भारत है, तो इसमें दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो इनसे, इनके राज्य से अलग होकर के सातवाहन वंश बन जाता है, ठीक है। सातवाहन वंश अशोक के बाद दक्षिण वंश इसका उदय हुआ। इसके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, अभी महाराष्ट्र, अभी का महाराष्ट्र, ठीक है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। समझ गए? ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ही अशोक मरे तो अशोक एक बहुत पावरफुल शासक थे, लेकिन इनके जो है बेटा पोता वो इतना पावरफुल नहीं रह पाए, ठीक है। तो इनके बाद इनका साम्राज्य जो है टूटने लगा। टूटने के क्रम में सबसे पहला, जैसे ही अशोक मरते हैं, अभी मौर्य वंश का अंत नहीं हुआ है, लेकिन अशोक के मरने के साथ ही सातवाहन वंश का उदय हो जाता है, और दक्षिण में जो है इस सातवाहन वंश का स्थापना कर देते हैं। सिमुक प्रतिष्ठान इनकी राजधानी होती है, और जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अभी देखिए, अभी अशोक के मरने के साथ ही सातवाहन वंश का उदय हो गया, लेकिन जब मौर्य वंश का पूरा अंत हुआ, तब जो है शुंग वंश, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने इसका स्थापना किया था। इसकी राजधानी विदिशा थी, और मिनांडर, जिसको हिंदी यूनानी भी बोलते हैं, इसको पराजित किया था, ठीक है। उसका अगला शासक था अग्निमित्र। अग्निमित्र का जो है कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र में जो है इसी अग्निमित्र की बात की जाती है। और देवभूति इस वंश का आखिरी शासक था। मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे अभी पूरे भारत में
बेसिकली मौर्य शासन चल रहा है। लेकिन जैसे ही अशोक मरता है तो अब जो है ये दक्षिण वाला हिस्सा में कोई और चल रहा है और इधर मौर्य अभी भी चल रहा है, ठीक है। मौर्य अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन दक्षिण वाला हिस्सा उसके हाथ से छूट गया है, ठीक है। और जब अभी फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये चल रहा है, सातवाहन चल रहा है और ये आखिरी मौर्य शासक की हत्या करके यहाँ पे शुंग चलाने लगता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग स्थापना कर देता है। अब शुंग वंश के आखिरी शासक शासक जो थे देवभूति, देवभूति की हत्या कौन कर देता है? कण्व वंश के वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी और इसकी हत्या करके जो है कण्व वंश शुरू होता है। और जैसे अशोक जैसे ही मरते हैं तो पहला तो दक्षिण में इसका सातवाहन वंश शुरू होता है और कलिंग जो है जिसका अशोक ने जीत लिया था, कलिंग में जो है महामेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापना होता है, ठीक है। और अशोक के बाद इसका जो है उदय होता है। और इसमें जो है एक राजा थे खारबेल, इसके सबसे इम्पोर्टेंट राजा है, सबसे लोकप्रिय राजा है खारबेल। आप भी अभी भी भुवनेश्वर जाइएगा, उड़ीसा की राजधानी, तो वहाँ पे खारवेल नगर करके एक जगह है, ठीक है। तो खारबेल नगर एक जगह है और इस वंश का सबसे लोकप्रिय शासक था। और महापदम नंद, जब मैं आपको नंद वंश पढ़ा रहा था तो महापदम नंद ने क्या किया था? जिनसेन की मूर्ति वापस ले गया था, तो उस जिनसेन की मूर्ति को ये वापस लेके आ गए कलिंग, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भारत है यहाँ पे अगर सातवाहन चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? मौर्य चल रहा है और इधर चल रहा है कलिंग या फिर चेदी महामेघवाहन। तो इसको मार करके कण्व शुंग आता है, इसको मार के वापस कण्व आ जाता है, कण्व वंश, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तो सिर्फ 3 ही का जिक्र किया, लेकिन यहाँ ऐसे छोटे 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 बहुत सारे राज्य थे, ठीक है। और जब जब भी एक बड़ा साम्राज्य टूटता है, छोटे छोटे राज्य बनते हैं, तो बाहरी आक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समय जो है राज्य भारत कई हिस्सों में विभक्त था और बाहरी आक्रमण जो है संभावना बढ़ गई। इसमें 4 आक्रमण मेन हुए, वैसे तो बहुत सारे आक्रमण हुए लेकिन 4 मेन आक्रमण हुए। पहला हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण, ठीक है। हिंद यूनानी जो थे वो शुंग के समकालीन थे, मतलब बेसिकली शुंग के समकालीन ही ये थे। और मिनांडर इसी वंश से था, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इन्होंने मिनांडर को पराजित किया था, ठीक है। मिनांडर देखिए, ये शुंग वंश का जो ये थे, उन्होंने मिनांडर को, कौन सा? पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था ना। ये मिनांडर बेसिकली इसी वंश से था, हिंद यूनानी था। इन्होंने भारत पे आक्रमण किया, वो शुंग के समकालीन थे और मिनांडर को इसी ने, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और जो है पहली बार सोने के सिक्के इसी ने चलवाए थे, हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के की चलवाए। और गांधार कला, आर्ट एंड कल्चर में आप गांधार कला पढ़ेंगे, तो गांधार कला की शुरुआत हिंद यूनानी ने ही की थी। इंडो ग्रीक इसको बोलते हैं, इंडो ग्रीक, ठीक है। अब बात करते हैं शक। ये शक जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि चारागाह की खोज में ये लोग भारत आते थे। पहले देखिए, पहले ऐसा तो था नहीं कि शहरी व्यवस्था है, ऐसा तो कुछ था नहीं। वो लोग क्या करते थे कि अपने जानवरों को खिलाने के लिए चारागाह की खोज में वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो बेसिकली ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। रुद्रदामन इसका सबसे चर्चित शासक था। उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत की स्थापना की थी, ठीक है। शक को पराजित करके विक्रम संवत की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, और जो है ये लोग, शक जो है मध्य एशिया से आए थे और रुद्रदामन इसका सबसे चर्चित राजा था। उसके बाद आया पल्लव। तो पल्लव जो है पाकिस्तान का जो तक्षशिला का एरिया है, उधर गुंडदो फर्निस जो है इसका सबसे चर्चित राजा था। और सर थॉमस जो है भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। अभी ये नहीं हुआ, वो सर थॉमस रो नहीं जो जहांगीर के दरबार में आया था, वो नहीं, ये अभी प्राचीन, ये सर थॉमस कोई थे जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे, ठीक है। उसके बाद कुषाण। कुषाण एक इम्पॉर्टेंट राजवंश है। इसका जो है संस्थापक कुजिक कन्फेसिस ने किया था और विम कन्फेसिस इसका भगवान शिव का उपासक था। कनिष्क इसका सबसे प्रतापी राजा था। 78 ईस्वी में शक संवत की इसने शुरुआत की थी, ठीक है। ये कहाँ का था? बेसिकली पेशावर। कनिष्क ने मथुरा बनाया। और ये जो है, जो मैं बोल रहा हूँ कि शकों को पराजित करके जो है इसने शक संवत की शुरुआत की थी, बराबर, ठीक है। तो बेसिकली कुषाण जो है इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा था और उसने राजधानी जो आज का पेशावर है, उस टाइम उसको पुरुषपुर कहा जाता था, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो समझ ही रहे, सभी चीज़ों का जो है नाम बदल दिया गया है, उस हिसाब से उसकी राजधानी जो है पुरुषपुर था। और जो है कनिष्क ने मथुरा बनवाया था और कनिष्क ने चीन से होने वाले रेशम व्यवहार पे जो है कर लगाया था।
सबसे सोने के सिक्के जो है हमने हिंदी यूनानी ने चलाया था। और लेकिन जो है शुद्ध, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण ने चलवाए थे। चौथी बौद्ध संगति जो है कुंडल वन, कश्मीर का कुंडल वन में इन्होंने ही करवाई थी। पहली किसने करवाई? पहली करवाई अजातशत्रु ने, दूसरी कालाशोक ने, तीसरी तीसरी अशोक ने, चौथी कुषाण ने, कुषाण मतलब कनिष्क ने, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में इसने करवाई थी। और गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार कला किसने शुरू किया था? हिंदी यूनानी ने। और जो है गांधार और मथुरा कला का विकास किसने किया? कुषाण ने किया। ये बहुत जो है इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मालविकाग्नि मित्र और जो है पुष्यमित्र शुंग, इसमें जो है वासुदेव, इसमें खारबेल, इसमें जो है आपका मिनांडर, इसमें रुद्रदामन, इसमें गोंडुदो फर्निस और इसमें कनिष्क सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे। इसको याद रखना है। अब क्या होता है कि अभी जो है भारत पूरे छोटे छोटे भागों में विभक्त है, ठीक है। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा प्यारा भारत है, अगर ऐसा हमारा भारत है, तो पहले तो क्या होता है कि अपना मौर्य ने सारे पूरे भारत पे कब्जा करके रखा हुआ है, पूरे भारत को एक करके रखा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि टूटने लगता है। यहाँ पे कोई और राजवंश चल रहा है, यहाँ कोई और राजवंश, यहाँ कोई और राजवंश। तो ऐसे क्रम में फिर से एक बड़ा साम्राज्य जो उभर के आता है वो गुप्त है, ठीक है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल, जैसे हमने अभी छठा भाग पढ़ा मौर्य और मौर्योत्तर काल। मौर्य में क्या हुआ और मौर्य के बाद क्या हुआ वो दोनों पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे गुप्त और में क्या हुआ और गुप्त के बाद क्या हुआ वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुषाण जो है, अभी आपने जो राजवंश दिखा कुषाण, कुषाण के ही सामंत थे गुप्त, ठीक है। इस वंश की स्थापना तो ऐसे श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त क्या था? उसका सामंत था। बेसिकली अगर कुषाण का एक बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इतना साम्राज्य को रूल करने के लिए बेसिकली उसने श्रीगुप्त को दे दिया, गुप्त वंश को दे दिया। और ये बेसिकली एक तरह से सामंत था, ठीक है। और इसका पुत्र घटोत्कच जो है घटोत्कच ने भी उस एरिया को रूल किया, ठीक है। रूल किया बेसिकली, उसका कर जो है जिसको टैक्स बोलते हैं, टैक्स कलेक्ट किया। उसके बाद जो है उसका पुत्र आता है चंद्रगुप्त वन। वो कुषाण के सामंत जो है ना, वो कुषाण से अलग होकर के अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। और धीरे 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 जो है वो साम्राज्य को बढ़ाने लगते हैं और उसको गुप्त साम्राज्य का। तो बेसिकली गुप्त साम्राज्य का जो है स्थापना तो श्रीगुप्त ने किया था। बेसिकली एज ए फादर तो वो था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त वन, जिसने बिना किसी राजा के सहायता किया, उसके अंडर में काम करते हुए उसने एक अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, जो है स्वतंत्र राज बनाया, इसको चंद्रगुप्त वन। लेकिन इसका संस्थापक श्रीगुप्त को बोलेंगे क्योंकि इसके दादा ही थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो है 319 ईस्वी से लेकर के 334 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इसने गुप्त युग की शुरुआत की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। इसके बाद इनके बेटा है समुद्रगुप्त, 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इसके भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और इनके कार्यों का वर्णन जो है एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश में जो एरन अभिलेख है उसमें इसके कार्य को जो है मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक ये राज करते हैं। चंद्रगुप्त टू ये अपने दरबार में 9 रत्न रखते हैं, 9 बुद्धिमान लोग। और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद आता है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और इसे सक्रादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। 413 से 455 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का ही पुत्र था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, वैष्णव का उपासक था, भगवान विष्णु का उपासक था। और इसने हुनों के आक्रमण को बर्बाद कर दिया, आक्रमण ने बर्बाद कर दिया इसके साम्राज्य को, जो है हुनों का आक्रमण आप बाद में पढ़ेंगे। हुनों का आक्रमण ने इनको बर्बाद कर दिया, इनके साम्राज्य को, ठीक है। और अंतिम ज्ञात शासक जो है वो विष्णुगुप्त है, जिन्होंने 540 से 550 10 साल राज किया। तो बेसिकली गुप्त काल में हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 319 में शुरू होता है से 334 साल। बेसिकली इन्होंने ऐसा बोल सकते हैं कि 15 साल राज किया, 319 से 334। समुद्रगुप्त 35 से 80 इनका कार्यकाल लंबा रहा। समुद्रगुप्त सबसे इसमें इंपॉर्टेंट शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय जो बेसिकली 380 से 412। कुमारगुप्त 413 से 455। अभी जो है ये ईस्वी चल रहा है, अभी तक जो हम देख रहे थे वो ईसा पूर्व था। बेसिकली जब भगवान क्या बोलते हैं उनको,
ईसा मसीह का जन्म से पहले का चीज़ देख रहे थे, अब ईसा मसीह के जन्म की बाद की चीज़ देख रहे हैं। क्योंकि हमें ईसा मसीह का जिक्र इसलिए करना पड़ता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्रेगरी कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर से हमें के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसके जिक्र करना पड़ रहा है। ठीक है। समुद्रगुप्त जो है 455 ईसा ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। और विष्णुगुप्त अंतिम ज्ञात शासक था। 550 ईस्वी में जो है गुप्त काल खत्म हो गया। तो गुप्त काल आप देख पा रहे होंगे कि शुरू तो हुआ था अगेन मगध से, लेकिन ये जो है इतना बड़ा हिस्सा पे जो है इन्होंने भारत के राज किया। कुछ ऐसा हिस्सा था जिसमें इनका मतलब प्रभाव तो था लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं था। ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये वापस टूटने लगा और जो बेसिकली जो स्कंदगुप्त थे उनके राज्य में ही ये इतना बड़ा शासन जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा शासन हुआ करता था इनका, इतना बड़ा शासन हुआ करता था, वो धीरे धीरे टूट करके सिमटने लगा। एक हिस्सा टूट गया, सिमट के फिर से वो गुप्त यहाँ तक आ गए इनके ही काल में। ठीक है। 375 ईस्वी में ही ये ऐसा हो गया था, वापस सिमटने लगा था। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि अभी क्या है ना कि अब हम लोग क्या देख रहे थे कि जो अशोक का शासन था तो पूरे भारत में इनका शासन था। ठीक है। पूरे भारत में, भारत के अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी इनका शासन था। लेकिन अब जो गुप्त आए थे वो गुप्त का शासन पूरे में नहीं था, बेसिकली वो कुछ ही हिस्से में था। गुप्ता एम्पायर इतने ही हिस्से में था, इतने में उनका इनडायरेक्ट रूल चलता था। लेकिन तो फिर दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, हम तो देख रहे हैं कि चलो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जो एक्सपेंशन हुआ वो पूरे भारत में हुआ, अशोक ने पूरे भारत में किया। लेकिन उसके बाद जो है चंद्रगुप्त गुप्त के टाइम पे जो है चंद्रगुप्त गुप्त से बिलोंग नहीं करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य से थे। ठीक है। चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उनका शासन पूरे भारत में था, लेकिन गुप्त का सिर्फ आधे भारत में। तो दक्षिण में उस टाइम क्या चल रहा था, तो इसी सिलसिले में हम दक्षिण भारत का इतिहास का पहला हिस्सा देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो है मौर्य जो है 322 से 185 आए और उसके बाद गुप्त जो है 319 से जो है 550 में थे। लेकिन उसके बीच में जो है दक्षिण भारत का कुछ इतिहास हमको नहीं पता चलता है, इसलिए हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में उस टाइम क्या चल रहा था। तो दक्षिण भारत में उस टाइम बेसिकली पहला जो दौर था कि 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी में संगम काल चलता था और उसके बाद राजवंश का शासन हुआ। इसको तो हम लोग आधुनिक मध्यकालीन भारत में देखेंगे। अभी हम लोग कौन सा भारत देख रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम जो है तमिल जो कवि थे उनका एक सभा हुआ करता था जिसको हम लोग संगम बोलते थे, और उसी काल को हम लोग संगम काल बोले। ठीक है। और उसके बाद जो है राजवंश आए। तो उस टाइम बेसिकली तीन साउथ में जो है दक्षिण भारत में तीन राज्य था, एक चेर, एक चोल, एक पांड्य। चेर का जो है प्रतीक था धनुष, चोल का था बाघ और पांड्य का था मछली। ये बेसिकली केरल के क्षेत्र में थे और इनका उरायू क्षेत्र था और इनका जो है मदुरई क्षेत्र था। ये पांड्य जो है बेसिकली आज का तमिलनाडु का नीचे वाला हिस्सा, चोल जो है तमिलनाडु का ऊपर वाला हिस्सा और केरल में जो है चेर था। ठीक है। ये जो है इनका राजधानी वंजी या करूर था। इनका जो है सेनगुट वन जो था इनका प्रसिद्ध शासक था और इन पे पत्नी पूजा का शुरुआत किया था इस वंश ने, चेर वंश ने। चोल वंश में क्या हुआ था, इसका बाघ था, उरायू इसकी राजधानी थी, अलारा सबसे प्रसिद्ध शासक था। 50 वर्ष इसने श्रीलंका पे, चोल कौन सा, ये चोल ने 50 वर्ष श्रीलंका पे शासन किया और कड़िकाल जो है इसका सबसे प्रतापी शासक था। और पांड्य का जो है मछली इसका साइन था, महिला शासित, मतलब इसमें महिलाओं का शासन था। इसकी राजधानी मदुरई थी। नरायु इसका प्रसिद्ध शासक था और समुद्र पूजा की शुरुआत की इसने, समुद्र पूजा की। ठीक है। तो बेसिकली पहला हिस्सा जो देखते हैं इसमें फिर से क्या होता है कि दक्षिण भारत में ये सब चीज़ें चल रही होती है। ठीक है। अब चलते हैं गुप्तोत्तर। गुप्त के बाद जो है नॉर्थ में क्या चल रहा था उसकी बात करेंगे अब। ठीक है। तो गुप्त के बाद जो है 5वीं सदी में जो है के अंत में है गुप्त साम्राज्य टूटने लगा। गुप्त मगध और इसकी राजधानी में अपना महत्व खो दिया और गुप्त के बाद भारत में 5 राजवंशों का उदय हुआ। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार, सिंध, वल्लभी, कालूचारी, चालुक्यास और यहाँ पे लेटर गुप्ता, जो बाद के गुप्त सिर्फ इतने ही हिस्से में सिमट के रह गए। ये कन्नौज के मौखरी, थानेसर में पुष्यभूति वंश चल रहा है, वर्धन, जिसमें ये आने वाले टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो हम अगला हिस्सा पढ़ रहे हैं उसमें ये, उसके बाद गुप्त तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कन्नौज में जो है मौखरी वंश चल रहा है, इधर कोई और वंश चल रहा है। तो ऐसे करके बेसिकली बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था अपना भारत। उसमें जो है एक हुन, जिसकी अभी हम
जस्ट पहले बात की है, हुन, जो मध्य एशिया से एक दुर्लभ जनजाति जो चारागाह की खोज में भारत आया था। कुमार गुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था, और वो कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के समय भारत में सफल नहीं हो पाए, परंतु बाद में भारत में घुस गए। हुनों भारत में 30 साल तक रहे, ठीक है। हुन का आक्रमण भारत में हुआ था। हुन एक बेसिकली जनजाति था जो चारागाह की खोज में भारत आया था, ठीक है। तो 600 एडी में आप देखते हैं कि भारत इतने हिस्सों में टूट चुका है। तो वापस एक जो है उसकी बात नहीं करते हैं, चलिए पहले बात करते हैं कि इसमें मौखरी वंश जो कन्नौज में था, ये देख रहे हैं कन्नौज का हिस्सा जो है आज का, उसमें मौखरी वंश चल रहा था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कन्नौज के आसपास का इलाका मौखरी वंश के अधीन था। इन्होंने मगधों के कुछ हिस्से को जीत लिया और धीरे धीरे अंतिम गुप्त शासक को हटाकर मालवा क्षेत्र में धकेल दिया। ये जो मालवा क्षेत्र है इसमें धकेल दिया, ठीक है। असम में जो है कामरूप वंश चल रहा था। गुप्त के बाद यह पूर्वोत्तर भारत जो ये वाला हिस्सा में है उसमें कामरूप वंश का उदय हुआ, ठीक है। बंगाल के हिस्सा में जो है कौन सा आया, बंगाल में ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें आया गौर शासक जो है बंगाल में आया। इसने बिहार के बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शशांक जिसने बिहार के बोधि वृक्ष जिसमें महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जो है शशांक जो इस वृक्ष को कटवाया था वो गौर शासक ही था। गौर मतलब बंगाल का गौर शासक ही था, ठीक है। दक्षिण में जो है जो मेन वंश था वो चालुक्य था। दक्षिण में इसने चालुक्य वंश आया था और उसके समय दक्षिण भारत का जो है चालुक्य के पास था। इसके बाद में चालुक्य के बाद ये राष्ट्रकूट में चला गया। इसको हम मध्यकालीन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा, ठीक है। बेसिकली पढ़ाऊँगा क्या, बताऊँगा, मैं भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि बाद में राष्ट्रकूट वंश के पास ये चला गया चालुक्य। और आखिरी जो है, ये आखिरी मतलब नहीं, जो 5 इंपॉर्टेंट है उसमें पुष्यभूति या वर्धन, ये हरियाणा क्षेत्र में थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी और प्रभाकर वर्धन इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप थानेश्वर, ठीक है। चलिए अब जो है 8वां और आखिरी, प्राचीन भारत का आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है हर्षवर्धन, और उसके बाद का भारत, उसकी बात करेंगे। तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की शुरुआत जो है 5वीं सदी के अंत में या 6ठी सदी के शुरू में कौन करता है, वर्धन वंश की शुरुआत नरवर्धन एक राजा थे जो कहाँ के थे, ये थानेश्वर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पुष्यभूति वंश का स्टार्ट होता है। इसके वंश को पुष्यभूति वंश बोलते हैं या वर्धन वंश भी बोलते हैं, और नरवर्धन के द्वारा शुरुआत हुई थी इसकी। बड़े भाई राज्यवर्धन के मृत्यु के पश्चात, देखिए हर्षवर्धन इसका सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, नरवर्धन इसके पिता थे। हर्षवर्धन सिर्फ 16 साल की आयु में राज्य संभालता है जब उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हर्षवर्धन की बहन जो है शशांक, जो अभी गौर शासक शशांक आपने देखा बंगाल वाला, उसके कैद में राजश्री रहती है जो कि हर्षवर्धन की बहन रहती है, ठीक है। इसको अपने उसके कैद से छुड़वाया था और इसके पति ग्रहवर्मन की हत्या कर शशांक को बंदी बना लिया था। मतलब क्यों, ये जो राजश्री का पति ग्रहवर्मन, इसकी हत्या कर शशांक ने उसको बंदी बना लिया था। तो हर्ष ने क्या किया कि शशांक के कैद से अपनी बहन राजश्री को छुड़वाया था। याद रखिएगा सिर्फ 16 वर्ष की आयु में राज्य संभाला था। 631 ईस्वी में भारत में हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसके बारे में कहानी है कि ये हर्षवर्धन में के दरबार में आया था, लेकिन वापस में जो है ये कामरूप असम के तरफ चला गया। तो हर्षवर्धन ने बोला था कि हुएनसांग को मेरे दरबार में भेजो, नहीं तो तुम जो है लड़ाई के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो वापस इसके हर्षवर्धन के दरबार में आया हुएनसांग जो कि चीन से आया था, ठीक है। हर 5 वर्ष पे जो है इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज भी, अभी तो नाम वापस प्रयागराज हो गया है, उस टाइम भी इसका नाम प्रयाग ही था। प्रयाग जो है प्रयाग में महामोक्ष परिषद नामक एक धार्मिक त्यौहार का आयोजन करवाता था, महामोक्ष परिषद, ठीक है। पुलकेशिन II, हर्ष जो है पुलकेशिन II के द्वारा 600, पुलकेशिन के बात हम अगले हिस्से में करने वाले हैं। पुलकेशिन II के द्वारा 637 ईस्वी में हर्ष पराजित हुआ, और इसका जो है अभिलेख जो है एहोल अभिलेख जो कर्नाटक में है, अभी एरन अभिलेख मध्य प्रदेश वाला आपने देखा, एहोल अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में है, वहाँ पे इसका जिक्र मिलता है। 643 में हुएनसांग जो है समान मतलब कन्नौज में, हुएनसांग के सम्मान में जो है कन्नौज में एक विशाल सभा का आयोजन करवाया था, और हर्ष की मृत्यु जो है 647 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। तो बेसिकली हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली सबसे बड़ा शासक, आखिरी सबसे बड़ा शासक, हिंदू शासक बोल सकते हैं, सबसे आखिरी बड़ा हिंदू शासक जो है नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन ही हुआ, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य फिर से टूट गया। आप देख रहे हैं कि पहले अशोक के टाइम में पूरा भारत एक हुआ, फिर गुप्त के
टाइम में लगभग एक हुआ, फिर हर्षवर्धन ने एक बड़े हिस्से को अपना कब्जे में किया, मतलब बेसिकली एकत्रित किया। उसके बाद वापस ये टूटने लगा। तो 730 ईस्वी तक कोई बड़ा साम्राज्य विस्तार नज़र नहीं आया। इस टाइम पे जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है संघर्ष चलता रहा। जब भी छोटा छोटा राज्य रहेगा तो आपस में लड़ के एक दूसरे को जीतना चाहेगा, ये तो होता ही है। और इसके बाद जो है मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत हुई। जैसे ही मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है तो हम इसको मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत हर्षवर्धन के साथ ही हम लोग इसको ख़त्म मानते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको इसमें पता नहीं चला है, लेकिन मोटा मोटी यही है। अगर आप एक एक पॉइंट को देखेंगे तो हिस्ट्री तो ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म ना हुआ है न कभी होगा। ठीक है, चलिए अब मध्यकालीन भारत में चलते हैं। तो मध्यकालीन भारत में क्या है कि एक नज़र में अगर मध्यकालीन भारत को हम पढ़ें तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो है सिर्फ मुस्लिम शासन के बारे में है। मुस्लिम शासन को हम दो भाग में बांटते हैं, एक तो उसका आक्रमण और दूसरा उसका स्थापना, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो पूर्व मध्यकाल में सिर्फ मुस्लिम आक्रमण हुए, जिसमें 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी, बेसिकली 500 ईस्वी तक, 500 साल तक इसने सिर्फ आक्रमण देखे। भारत ने आक्रमण ही देखे पूर्व मध्यकाल में, बहुत सारे आक्रमण देखे। और जो है इसमें उत्तर मध्य काल के शुरुआत में जब 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी का जो है मरने के बाद जो है गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है, उसके बाद जो है इसको हम बोलेंगे कि 1206 ईस्वी से दूसरे उत्तर मध्यकाल में शिफ्ट हो जाता है। 712 से 1206 और 1206 से 1707। तो बेसिकली ऐसा हम बोल सकते हैं कि पहला 500 साल क्या था, पूर्व मध्यकाल था। ये डिवीज़न जो है आपको हो सकता है बहुत सारे इतिहासकार से न मिलता हो, क्योंकि इसको मैंने एकदम पढ़ने में आसानी हो इसके लिए मैंने ऐसा डिवीज़न किया है। बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा डिवीज़न देख के। कोई भी ऐसा आपसे ये पूछने वाला नहीं कि आप पूर्व मध्यकाल की शुरुआत कब मानते हैं, इसलिए आप इस डिवीज़न को याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने भी ये कहाँ से लिया है मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन कहीं से मैंने भी लिया होगा, क्योंकि मैं इतिहासकार तो हूँ नहीं। ठीक है, तो जो है पूर्व मध्यकाल में जो है इसको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इसमें मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तो नहीं हुई थी, लेकिन मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में शुरू हो गया था। तो पहले मुस्लिम आक्रमण से हम लोग उसको पूर्व मध्यकाल में रखते हैं, और जब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और उसका अंत होता है तब तक को हम उत्तर मध्यकाल में रखते हैं। ठीक है, इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो इंटरनल डिस्प्यूट। देखिए भारत में ये लोग जो मुस्लिम लोग थे वो तो आ तो रहे नहीं थे, बस तो रहे नहीं थे इस टाइम, सिर्फ आते थे, आक्रमण करते थे, लूटपाट के निकल जाते थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे टूटे टूटे हिस्से। अगर ये एक होता, जैसे अगर ये मौर्य वंश होता तो ये मुस्लिम लोग तो कभी आक्रमण कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को कौन अटैक करेगा। ये छोटे छोटे हिस्से में बटे हुए थे और आपस में लड़ भी रहे थे। ठीक है, तो ये आपस में लड़ भी रहे थे, इसीलिए इन मुस्लिम आक्रांताओं को क्या होता था, ये आते थे भारत में लूटपाट के चले जाते थे। तो बेसिकली हम इस पूर्व मध्यकाल भी को भी दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो वो हिस्सा, बेसिकली ये अलग अलग नहीं है, इसके ईस्वी अलग नहीं है, लेकिन इसको दो हिस्से में पढ़ सकते हैं। एक तो इंटरनल डिस्प्यूट, इंटरनल जो लड़ाई चल रही है, दूसरा आके लूट के चले जा रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए मध्यकाल का हम सबसे पहला हिस्सा पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल। तो मध्यकाल का जो पहला हिस्सा है, जो 712 ईस्वी में शुरू होकर के 1206 ईस्वी में जैसे ही स्थापना हो जाता है, उसका हम अंत मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। मध्यकाल को हमने दो भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम पढ़ने की आसानी के लिए हम दो हिस्सा मैंने इसके लिए दो टाइप का पढ़ते हैं, एक तो इंटरनेशनल, दूसरा नेशनल। इंटरनेशनल मतलब कोई बाहरी आक्रांताकारी आ रहा है और लूटपाट के चला जा रहा है, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब बेसिकली डिवीजन शायद मैंने ही किया है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है। इसमें पहले जो है 712 ईस्वी में पहला जो है आक्रमण, सक्सेसफुल आक्रमण, इससे पहले भी आक्रमण हुआ है लेकिन पहला सक्सेसफुल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, इसमें मुस्लिम आक्रमण से लेकर के मुस्लिम स्थापना तक पढ़ते हैं। अभी स्थापना नहीं हुआ है, 1206 ईस्वी में स्थापना होगा, तभी हम पूर्व मध्यकाल को बोलेंगे। चलो पूर्व मध्यकाल खत्म हुआ। ठीक है, तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, इसने पहला सफल आक्रमण किया था। और इसी के साथ हम बोलते हैं कि चलो मध्यकाल स्टार्ट हुआ, मध्यकाल का पहला हिस्सा पूर्व मध्यकाल स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें 3 मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मुख्य रूप से आक्रमण किया, जो आते थे लूटपाट करके चले जाते थे, जिसे हम राष्ट्रीय अंदर का संघर्ष हम इंटरराष्ट्रीय में पढ़ेंगे, अभी इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो बाहर वाले आक्रमण थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला आक्रमणकारी था, जो सिंध है, सिंध पे आक्रमण किया था। और इसने राजा दाहिर को जो है 712 ईस्वी में राबर के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, राबर के युद्ध में 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम पहली बार आया, लूटपाट के जो है चला गया।
दूसरा आक्रमणकारी जो था मोहम्मद गजनबी, ये 999 से 1028 तक टोटल 17 आक्रमण किया था। ऐसा ये कोई राज्य नहीं बस आ रहा है लूटपाट के जा रहा है, मतलब हमारे इंटरनल जो ये थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे आ रहे हैं ये लोग और जा रहे हैं, ठीक है। तो 999 से लेकर के 1088 तक, सॉरी 1028 तक 17 बार आक्रमण किया। 1025 से 26 के टाइम में जो सोमनाथ वाला आक्रमण था वो सबसे मतलब दुखद आक्रमण था, और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सोमनाथ का आक्रमण, सब इतिहास में हम लोग को इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखते हैं, ठीक है। और अंतिम आक्रमण जो है जाटों के खिलाफ था 1027 से 1028। बेसिकली सोमनाथ पे जब आक्रमण करके ये वापस जा रहा था तो जाटों ने इसका विद्रोह किया था, तो इसने एक आखिरी बार आक्रमण जो है 1027 से 1028 के बीच में जाटों के खिलाफ किया था, ठीक है। तो बेसिकली पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, दूसरा 999 से 1028 तक 17 बार आक्रमण किया था, और तीसरा मोहम्मद गोरी, यही इसी के मरने के साथ उत्तर मध्यकाल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इस जैसे ही ये मरता है तो इसका जो गुलाम सब रहता है वो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी 1175 में मुल्तान पे आक्रमण करता है। उसके 3 साल बाद अरावली पर्वत में गुजरात और राजस्थान के राजा भीम टू के खिलाफ ये लड़ाई करता है। 1191 ये पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज मूवी देखे होंगे आप लोग, तराइन का पहला युद्ध करता है जिसमें मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान। लेकिन 1192 में जो है वो सोचते हैं कि जो पिछली बार जिसको हराए हैं उसको हरा, अभी वापस तो हरा ही देंगे, इसी चक्कर में जो है वो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, और ये तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में और दूसरा 1192 में होता है। और पहले में पृथ्वीराज चौहान उसको खदेड़ के भगा देते हैं, दूसरे में जो है वो हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जो थे जयचंद, उसके खिलाफ आक्रमण करता है ये आक्रांता। 1205 में खाखर का विद्रोह होता है, और इसी विद्रोह में बोला जाता है कि खोखर जनजाति ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी, और इसके गुलाम ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। देखिए जो अभी हमने बोला पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का इंटरनेशनल वाला हिस्सा यही था, मतलब इसमें और भी है लेकिन जो मोटा मोटी है वो इंटरनेशनल वाला हिस्सा आप खत्म कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें 3 आक्रमणकारी हुए, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इंटरनेशनल हिस्सा तो पढ़ लिया, अब राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है। तो शशांक जो था, शशांक के मरने के बाद हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, शशांक को मार करके। कन्नौज बहुत ही उपजाऊ हिस्सा था, और इसी कारण 8वीं सदी में जो है 3 वंशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, और इसको कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते। देखिए उस टाइम जिसके पास खेती वाला ज़मीन है वही सबसे पावरफुल है, क्योंकि उसी से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा था ये बहुत उपजाऊ था, गंगा का घाटी वाला, ठीक है। तो ये गंगा का जो आसपास का, उसी के लिए तीनों लड़ते थे, एक पाल, एक गुर्जर और एक राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में जो हम बोले थे आपको कि राष्ट्रकूट बाद में उसको टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों के बीच एक लड़ाई होता है, और जिसके 3 पक्ष थे इसलिए हम उसको बोलते हैं कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ये प्रजातांत्रिक रूप से चुना हुआ था गोपाल, ठीक है। इसके बाद धर्मपाल, ये वत्सराज और ध्रुव, जो कि वत्सराज कौन था, ध्रुव ये था और वत्सराज ये था। वत्सराज एक गुर्जर वंश का था और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश था। तो धर्मपाल जो था इन दोनों से पराजित हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, वो इसी के टाइम में डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। सॉरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की थी और बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। और जो है महिपाल, इसका अगला शासक जो है महिपाल, जो है राजेंद्र चोल द्वारा पराजित हुआ। राजेंद्र चोल कौन, राजेंद्र चोल जो है चोल वंश के संस्थापक, जो चोल वंश से बिलोंग करने वाले, उन्होंने भी इसको पराजित किया था, ठीक है। और जो चेर चोल पांडे था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और अगला शासक था रामपाल, जिसमें पाल वंश पूरा टूट गया, ठीक है। तो बेसिकली पाल वंश में गोपाल, धर्मपाल, महिपाल और रामपाल, ये 4 शासक हुए। राष्ट्रकूट वंश में इसका स्थापना किया था दंतीदुर्ग ने। कृष्णवन, एलोरा का कैलाश मर्दिन का निर्माण कराया था कृष्णवन ने एलोरा में। और ध्रुव या गोविंद टू, इन्होंने धर्मपाल और वत्सराज को पराजित किया था। इसने धर्मपाल कौन सा, इसको, और वत्सराज किसको, इसको, दोनों को पराजित किया था। देखिए धर्मपाल इसके द्वारा भी पराजित हुआ, इसके द्वारा भी पराजित हुआ, और राष्ट्रकूट ने इसको भी पराजित किया, गुर्जर प्रतिहार को, ठीक है।
और कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज संघर्ष में हिस्सा लिया। गोविंद थ्री जो है नागभट्ट, धर्मपाल और नागभट्ट को पराजित किया था। धर्मपाल कौन सा, नागभट्ट ये, और धर्मपाल ये, ठीक है। इसके जो गोविंद थ्री थे इसने भी इन दोनों को पराजित किया था। अमोद वर्ष जो है इसके अगले शासक हुए, और इंद्र थ्री जो है इसके टाइम में अल मसूदी भारत आया था। और इसको हम बाद में जब साउथ इंडिया के हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उस टाइम पश्चिमी चालुक्य में वापस इसका इंद्र थ्री का हिस्सा आएगा और राष्ट्रकूट का बात आएगा जब वापस हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि मध्यकालीन भारत, तो उसको दो हिस्से में बांटे, एक तो पूर्व, एक उत्तर। पूर्व में भी इंटरनेशनल पे देख लिए 3 आक्रमणकारी किया, और नेशनल स्तर पे जो है ये 3 वंश अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं नेशनल स्तर पे, और जिसमें कि राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल 3 हैं। चांदी के सिक्के चलवाए थे मिहिर भोज ने, और महिपाल जो है अलमसूदी भारत आया था, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं महिपाल और इंद्र थ्री एक साथ का ही इंसान है। उसके बाद देखते हैं वापस से दक्षिण भारत का इतिहास। वापस ये दक्षिण भारत का इतिहास पार्ट 2 हम इसको नाम दे रहे हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, वो संगम काल, चेड़ चोल और पांड्य वाला, ठीक है। ये हम दूसरी बार दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें वापस एक बार हम लोग, जो अभी मैंने आपको बताया कि कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य में जो है राष्ट्रकूट का ये आएगा, तो यहाँ पे चालुक्य जो है उसमें कल्याणी के पश्चिमी, ये जो आप देख पा रहे हैं कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, राष्ट्रकूट के बाद वाले पार्ट में बात हो चुकी है इसके बारे में, वो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। अब इसके बारे में दक्षिण भारत का इतिहास जो है दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो है पल्लव वंश 575 से 897 में दक्षिण भारत में ये पल्लव वंश का राजक था। सातवाहन के बाद जो है इस वंश का, सातवाहन आप देख चुके हैं, उसके बाद सातवाहन के बाद इस वंश का उदय हुआ पप्पा देव। देखिए अभी आपको बहुत सारा ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे राजा आए, इतने सारा राजा गए, इसलिए आपको अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो सातवाहन के बाद जो है पल्लव वंश का उदय हुआ था। बप्पा देव जो है इसका संस्थापक था। सिंह विष्णु इसका वास्तविक संस्थापक था। इसका राजधानी जो था कांचीपुरम में था, पल्लव का। अब सिंह विष्णु इसका वास्तविक संस्थापक था। इसने वैष्णव धर्म को अपनाया था। चेर चोल पांड्य तीनों को हराया था। जो साउथ में जो चेर चोल और पांड्य साम्राज्य था ना, उन तीनों को इसने हराया था। महेंद्र वर्मन जो है पुलकेशिन टू कौन है, पुलकेशिन टू मैंने अभी आपको बताया था, पुलकेशिन टू से ये पराजित हुआ था। ये देखिए वातापी के पुलकेशिन 1 और पुलकेशिन 2 चालुक्य से पराजित हुआ था। नरसिंह वर्मन जो है, ये जो है नरसिंह वर्मन जो है 2 के द्वारा पराजित हुआ था। इसने स्थापत्य कला की शुरुआत की थी। अपराजित वर्मन इसका अंतिम शासक था। बाद में जो है चोल के पास चला गया। ये इसका ये जो साम्राज्य था वो चोल के पास चला गया। अब देखिए 3री सदी में जो है पांडे ने चोलों पर एक अधिकार कर लिया, परंतु 9वीं सदी में चोल ने एक बार फिर से प्रकाश में आया। 3री सदी में ना जो आपने देखा था, 3री सदी का अगर मैं बोलूँ कि ये 3 था, इसमें क्या है, पांडे कौन से थे, पांडे ये थे। इसने चोलों पे अधिकार कर लिया था, लेकिन चोल एक बार वापस उभर के आया 850 से 1279 ईस्वी के इस अंदर। इसके संस्थापक विजयालय थे। राजराज प्रथम जो है चेरों को पराजित किया था, ठीक है। राजराज प्रथम चेरों के द्वारा पराजित हुआ था, सॉरी। राजेंद्र प्रथम जो है पालों को पराजित किया था। और वेंगी के चालुक्य से वैवाहिक, देखिए अभी चालुक्य जब मैं पढ़ाऊंगा तो चालुक्य को 3 भाग में मैं बताऊंगा, ठीक है। वेंगी के चालुक्य से वैवाहिक प्रस्ताव था, और राजेंद्र 3 जो है इसका अंतिम शासक था, ठीक है। अब चालुक्य की तरफ देखते हैं, तो चालुक्य को बेसिकली हम 3 हिस्से में देखेंगे। पहला तो वातापी के पश्चिमी चालुक्य, ये वातापी के चालुक्य थे जिसको पश्चिमी चालुक्य भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। इसकी राजधानी वातापी थी, ठीक है। कीर्तिवर्मन इसका मतलब शासक था। उसके बाद पुलकेशिन 2 इसका अगला शासक था, जो कि सबसे शक्तिशाली था। इसने किसको हराया था, देखिए पुलकेशिन 2 द्वारा कौन सा पराजित हुआ था, महेंद्र वर्मन। इसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। जब मैं हर्षवर्धन वाला चैप्टर आपको बता रहा था, ये प्राचीन भारत, ये जो दक्षिण भारत पढ़ा रहा हूँ वो प्राचीन भारत के समय से ही वापस चल के आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, पुलकेशिन 2 के द्वारा, ये देख रहे हैं पुलकेशिन 2 के द्वारा पराजित हुए थे हर्षवर्धन, ठीक है। हाँ, इसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया। इसने वेंगी को जीतकर, ये है वेंगी का हिस्सा, इसने वेंगी को जीत लिया पुलकेशिन 2 ने। और इसका भाई था विष्णुवर्धन, इसको यहाँ का राजा बनाया, विष्णुवर्धन को राजा बना दिया। ये इसके समकालीन चलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने साथ साथ में लिखा है। महेंद्र वर्मन को भी हराया। महेंद्र वर्मन कौन, महेंद्र वर्मन ये पल्लव शासक, ठीक है।
और नरसिंह वर्मन को भी आ रहा है, उसके जो अगले शासक थे नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन को भी आ रहा है, नरसिंह वर्मन की यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और जो है उसके आगे जो है कीर्तिवर्मन टू जो है इसके अंतिम शासक हुए, कीर्तिवर्मन टू, किसके, पश्चिमी चालुक्य के। और इसने जो अपने एक राज्य जीत करके, वेंगी राज्य को जीत करके, जो पूर्वी चालुक्य भी जिसको बोल सकते हैं, इसने अपने भाई को जो राजा बनाया, इसका राजा जो है विष्णुवर्धन बना, इसका भाई, किसका वर्धन, भाई पुलकेशिन टू का भाई। इसने राजधानी को वेंगी बनाया, वेंगी को अपनी राजधानी बनाया। विष्णुवर्धन की पत्नी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया, और विजयादित्य अपने आप को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा घोषित किया। बाद में ये जो है ये भी चोल में मिल गया, जो वेंगी वाला हिस्सा था वो किसके पास चला गया, चोल के पास चला गया। और राष्ट्रकूट वंश देख रहे हैं, दुर्ग जो है इसके कीर्तिवर्मन टू के जो है सामंत ने दंती दुर्ग के हाथों अपना हार करके राष्ट्रकूट वंश बनाया, जिसको हम लोग कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष जो अभी हमने बात की था राष्ट्रकूट वंश, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा कि आगे पीछे ऐसा करके, लेकिन वापस जब आप एक बार इसको देखेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य ने राष्ट्रकूट वंश में हम लोग बात कर चुके हैं कि कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य इधर देखें, बाद में पश्चिमी चालुक्य में आ गया ये हिस्सा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, भक्ति और सूफी आंदोलन, इसको हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इसी टाइम में जो है भारत में सबसे पहले जो शंकराचार्य थे उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी रूढ़िवादियाँ आ गई थी। और उसी टाइम जो है मुस्लिम आक्रांता के साथ ही हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जो अलग अलग सिलसिला लेकर के आए भारत में, जिसको भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन क्या है, अभी जो पूर्व मध्यकाल जो चल रहा है 712 से लेकर के जो 1206 का ईस्वी चल रहा है, इस टाइम में भक्ति आंदोलन भी होता है और सूफी आंदोलन भी होता है। बेसिकली हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में बहुत सारी खामियां आ गई थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव के कारण हिंदू धर्म संकुचित हो गया था एकदम। हिंदू धर्म जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म उसमें उस टाइम खूब फेमस हो रहा था, तो हिंदू लोगों को लगा, खासकर शंकराचार्य जी को लगा कि हिंदूवादी जो है वो संकुचित हो रहा है और उसका जो विकास नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने जो है हिंदू धर्म में जो है बहुत सारे गलत बात शामिल हो गए, इनके खिलाफ उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी। और ये जो है 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसका विस्तार जो है अलावर और नैनार जो इनके ही भक्त थे, उन लोगों ने इसका क्या किया था, अलवार और नैनार जो है इन्होंने उसको बढ़ाया आगे। तो इनके अलावा जो संत थे वो रामानंद थे, वो सगुन भक्ति के सार्थक, इनके 12 शिष्य, कबीर रैदास इनके ही रामानंद के ही शिष्य थे। कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति के, ये सगुन भक्ति के थे, ये निर्गुण भक्ति बस बेसिकली वो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं रखते थे, वो बोलते थे कि सबको एक ही भगवान ने बनाया है, और जबकि ये राम की भक्ति करते थे, रामानंद, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम, कबीर जो है हिंदू मुस्लिम को एक होने पे जोर दिया, और इनके जो उपदेशों का संकलन है उसको बीजक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक देव ने इनके ही मतलब ऐसे ही इसी टाइम में गुरु नानक देव आए, जो बेसिकली भक्ति आंदोलन के ही हिस्से में थे। मतलब बेसिकली उन्होंने एक नया धर्म का भी स्थापना किया, सिख धर्म, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के अच्छी अच्छी चीज़ों का संकलन किया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु जो है सगुन धर्म, खासकर कृष्ण जी की भक्ति करते थे, और उन्होंने वृंदावन, मथुरा और जगन्नाथ धाम की यात्रा और कीर्तन की शुरुआत की। मीराबाई रैदास के ही शिष्य थे, ये जो रामानंद के शिष्य थे रैदास के ही शिष्य थी मीराबाई, वो कृष्ण की भक्ति करते थे। और राणा सांगा, जो कि अभी आप पढ़ने वाले हैं, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से उन्होंने विवाह करके गुजरात में प्रचार किया, और जो है तुलसीदास रामचरितमानस की अवधि में भाषा में रचना की थी। रैदास जो कि रामानंद के ही शिष्य थे, लेकिन वो निर्गुण भक्ति के साथ ये थे, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। इसी टाइम कुछ शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की ये विचारधारा पेश की, माधवाचार्य ने द्वैतवाद की, निम्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की, और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की, ठीक है। ये सब भक्ति आंदोलन में हुआ। इसमें कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखेंगे। इसी टाइम मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आ गई थी, तो इसके ठीक करने के लिए भी बहुत सारे सूफी संत भारत आए,
जिसमें पहला बोला जाता है कि शेख इस्माइल पाकिस्तान क्षेत्र में जो है भारत आए, मतलब उस टाइम तो पाकिस्तान भी भारत में ही था ना, तो पाकिस्तान क्षेत्र में जो है शेख इस्माइल आए। मतलब इस क्रम में जो है टोटल 14 सिलसिला हुआ, 14 आंदोलन हुआ बेसिकली, जिसमें सबसे पहला सिलसिला था चिश्ती सिलसिला, जिसको अभी अबू अब्दाल चिश्ती ने भारत में शुरू किया था। सॉरी, इसका संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती था, लेकिन भारत में इसको मोइनुद्दीन चिश्ती लेके आए थे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इसी सिलसिला से बिलोंग करते हैं, और जिसके लिए कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा हुआ था, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे, ठीक है। इल्तुतमिश इसी समय में भारत आया था और दिल्ली क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार किया। उसके बाद बाबा फरीद आए, जो कि दिल्ली अभी दूर है वाला बाबा फरीद, ठीक है। और नहीं सॉरी, ये निजामुद्दीन औलिया थे वो। बाबा फरीद जो है काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही शिष्य थे, और गयासुद्दीन बलबन के बेटी से शादी करके उनके दामाद बने। ये गयासुद्दीन बलबन आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुरु नानक देव इन्हीं के विचारों से प्रभावित थे। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म की शुरुआत किए थे, उन्होंने इनके विचारों से प्रभावित थे। निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के ही शिष्य थे। इसने खानकाही अपनी दिल्ली में जो है सात राजाओं का राज्य देखा। गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली अभी दूर है कहा, और खिलजी शासकों से मिलने से मना कर दिया, और नसरुद्दीन चिराग दहलवी का जो है उत्तराधिकार दिया, ठीक है। और इसके जो आखिरी हम पढ़ेंगे वो शेख सलीम चिश्ती था। इसने अकबर इनके दरबार में आया था पुत्र की प्राप्ति के लिए, और इसी के नाम पे उसका नाम सलीम रखा गया था। उसके बाद आया सोहरावर्दी सिलसिला। ये सारे चिश्ती सिलसिला जो सबसे इम्पोर्टेंट सिलसिला है उसी का ये है। उसके बाद आया सोहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक सिहबुद्दीन और जियाबुद्दीन थे, ठीक है। और शेख बहरुद्दीन जकारिया जो है इस सिलसिले के प्रमुख संत हैं। और उसके बाद फिरदौसी सिलसिला और सतारिया सिलसिला भी आया, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सूफी और भक्ति को थोड़ा स्पीड में किया है, लेकिन जो है अभी हम लोग उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेकर के मैं आता हूँ, उसके बाद उत्तर मध्यकाल की बात हम लोग करेंगे।